नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 24 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज की। एक्सप्लेन पेज में फर्स्ट आर्टिकल है, नासा के टेलीस्कोप जेम्स वेब ने अपनी तरफ से फर्स्ट एक इमेज रिलीज की है जुपिटर की, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा दिखाए गए हैं, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा दिखाई गई है, जो कि सन से आने वाली जो सनलाइट है उसके रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पे ही आप देख सकते हो ऑरोराज जो बताए हुए हैं। ऑरोरा बेसिकली क्या होता है, एक ब्राइट अपीयरेंस होती है पोलर रीजन में, जो अर्थ पे भी देखने को मिलती है। ठीक है, और वो उसके पीछे वजह होती है मैग्नेटिक फील्ड का जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है पोलर रीजन में, उसकी वजह से ऑरोरा हमें देखने को मिलता है पोलर रीजन में। अर्थ में जो ऑरोराज बनते हैं उनको हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं। बोरियोलिस का मतलब हो गया, और ये नॉर्दर्न पोलर की तरफ, पोल की तरफ जो क्रिएट होता है, इस तरीके की ब्राइट लाइट क्रिएट होती है, सन से आने वाली लाइट और प्लस अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, प्लस जो फ्री चार्जेस फ्लोट होते रहते हैं एटमॉस्फेयर में, उनके इंट्रैक्शन की वजह से ये फिनोमेना देखने को मिलता है। और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है, ये सदर्न पोल अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के इसी तरीके के ऑरोरास जो हैं वो अपीयर हुए। नॉर्दर्न ऑरोरा देख सकते हो, सदर्न ऑरोरा देख सकते हो जुपिटर पे भी। इसी तरीके से यहाँ पर ये गैस की रिंग्स भी बनी हुई है, ये भी अपीयर हुई। तो कुल मिलाकर के इतनी नीट एंड क्लीन इमेज पहली बार देखने को मिली है। ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि नासा की टेलीस्कोप है और मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है जितनी भी आज तक सोलर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए लॉन्च हुई है। अगर इस जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें तो ये $10 बिलियन की लागत से तैयार हुई है, जिसमें नासा तो है, इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का भी कंट्रीब्यूशन इसमें। लॉन्च कब हुआ था? 25 दिसंबर 2021 को। अभी तक देखा जाए तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? लैंग्रेज पॉइंट 2। अब ये लैंग्रेज पॉइंट्स क्या होता है वो बताता हूँ। यहाँ पर ये आपके सामने स्क्रीन पर आप इमेज देख सकते हो, जिसमें ये है अर्थ, ये हो गई इधर, 1 सेकेंड में ये इंक चेंज कर लूँ। यस, ये है अर्थ, ये हो गया सन। सन और अर्थ दोनों की ग्रेविटी जब एकदम प्रॉपर मैनर में एक दूसरे को बैलेंस कर देती है, जहां पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को लोकेट कर दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट स्टेबल रहेगा इन दोनों के रिस्पेक्ट में, और पूरी स्टेबिलिटी के साथ में आसपास के पूरे एरिया को आराम से स्टडी कर पाएगा। तो बेसिकली लैंग्रेज पॉइंट L2 पर लोकेटेड है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि यहां पर आप देख सकते हो। L1 होता है सन और अर्थ के बीच का, इसके अलावा L4 इस तरफ ऊपर की तरफ चला गया और इधर L5 नीचे, और L3 जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है इधर। तो ये लोकेशन जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप की वो है L2 पर। ठीक है, तो ये L पॉइंट्स क्या होते हैं? जहां पर ग्रेविटी सन एंड अर्थ दोनों की इस तरीके से बैलेंस होती है कि वहां पर लोकेटेड ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी के साथ में वहीं पर अपना काम करता रहता है, और ये स्टेबिलिटी मूव करती रहती है। जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी वैसे वैसे ये भी मूव करते हैं, और वैसे वैसे ये सारे पॉइंट्स मूव करते हैं। ठीक है ना, तो स्टेबल कुछ भी नहीं है, बस ये है कि रिस्पेक्टिवली स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ये जो पोजीशन है ये आपको ऐसे कैसे देखने को मिलेगी, कुल मिला के बात ये आ रही है। ठीक है, तो L2 की जो डिस्टेंस है दैट इज अराउंड 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ। ओके, अर्थ के ऑर्बिट से। और फर्स्ट इमेज कब रिलीज की थी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने? 11 जुलाई 2022 को। अच्छा, एक चीज, ये जो इमेज ली जाती है जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा, ये ऐसे की ऐसे इमेज खींच करके नहीं भेजी जाती, वहाँ से सिग्नल्स आते हैं। ये तो खैर आपको पता होना चाहिए कि जो जुपिटर की इमेज हमने देखी अभी, है ना, तो उसमें ब्राइटनेस, लाइट, इनकी कोडिंग कर देता है वो टेलीस्कोप, और वो सिग्नल आता है कहाँ पर? स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का सेंटर है। कहाँ पे? नासा के अंडर में। और वहां पर फिर इसको रिप्रोड्यूस किया जाता है इमेज को। जो इमेज हमने अभी देखी वो इसी तरीके से आई है। बाकी इसमें बताया जा रहा है कि जुपिटर पे एक ये देखो, एक बड़ा सा सर्कल है, ये रिंग दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, ये पहले रेड कलर में दिखाया जाता था, पहले का जुपिटर अपीयरेंस, और अब की बार में थोड़ा डिफरेंस क्या है कि पहले इंफ्रारेड कैमराज को यूज करते थे, फिर उसको इंफ्रारेड कैमरा के बाद में फिल्टर्स का यूज करके कलर कोड दिया जाता था, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, येलो, इनका कॉम्बिनेशन लेकर के। पर अब की बार जो आया है वो जो ग्रेट रेड स्पॉट है वो अब की बार कैसा दिखा है? ब्राइट। एक्चुअल में वो ब्राइट कलर है, और उसका ब्राइटनेस की वजह सनलाइट आती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यूरोप में हाल हो रहे हैं खराब, ग्रेट ड्रॉट्स देखने को मिल रहा है, सूखा पड़ रहा है वहां पर यूरोप में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं
ड्रॉट की डेफिनेशन और उसके टाइप्स। ड्रॉट का मतलब क्या होता है? रेनफॉल स्कैर्स पीरियड, जब प्रॉपर रेनफॉल ना हो, सूखा पड़े, उसी को बोल देते हैं, जिसकी वजह से वाटर इरिगेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता, प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती, कुल मिलाकर के ये शॉर्टेज हो जाती है पानी की, इसी को ड्रॉट बोल देते हैं। अब ड्रॉट जो है वो 3 तरीके की कैटेगरीज में डिफाइंड किए हुए हैं। एक तो मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट्स होते हैं, वो ड्रॉट्स जो कि आप देखो कि रेनफॉल जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस तरीके की रेनफॉल हमें ना मिले, उसको बोलते हैं मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, लंबे समय तक ड्राई स्पेल निकल जाए, हमारे यहाँ पर भी आता है, आपको पता है, मानसून के लिए पहले प्रेडिक्शन कर देते हैं रेनफॉल आएगी, इतनी एक्सपेक्टेशन है, पर बाद में पता पड़ता है कि रेनफॉल तो कम पड़ गई, तो मेटेरोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट्स कौन से होते हैं? जब पानी की कमी उस हद तक हो जाए कि नॉर्मल जो सप्लाईज हैं, फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन के लिए, उसकी भी कमी आ जाए, तो वो हो जाता है हाइड्रोलॉजिकल, पानी की कमी का आना। ठीक है, और एग्रीकल्चरल ड्रॉट्स में क्या होते हैं? जब एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पर ड्रॉट का असर पड़ जाए, जैसे मिट्टी में जो नमी है वो कम होने लग जाए, वो हो जाती है एग्रीकल्चरल ड्रॉट्स। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब सवाल ये है कि यूरोप में किस तरीके का ड्रॉट चल रहा है? आंसर है तीनों तरीके के ड्रॉट वहां पर देखने को मिल रहे हैं, हालत हो रही है खराब। हाँ, वो बात अलग है कि अलग अलग कंट्री में इनकी डिग्री वेरी कर रही है, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। बाकी ड्रॉट्स की सिचुएशन यूरोप में बहुत हद तक देखी गई है। यूरोप की इंपॉर्टेंट रिवर्स, बिगेस्ट रिवर्स, राइन, पो, लॉयरे, डेन्यूबे, ये रिवर्स बिल्कुल खत्म, मतलब यूँ मानो कि इनका जो वाटर लेवल होना चाहिए उससे बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है। इवन देखो आप कि मिड साइज बोट्स हैं, उनको भी सपोर्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, इन रिवर्स में पानी का लेवल इतना कम हो चुका है। इसके अलावा देखा जाए तो शिप्स हैं वो डूब रहे हैं। ठीक है, डूब क्यों रहे हैं भाई? सीधी सी बात है, पानी की वजह से डूब नहीं रहे हैं, उनका बॉटम ही इतना फ्लॉट नहीं कर पा रहे जिससे कि वो जा सकें। इसके अलावा जो आज के 500 साल पहले वहाँ पर ड्रॉट्स आए थे, उस टाइम पर एक स्टोन डिमार्केट किया हुआ था। उस टाइम के स्टोन्स जो डिमार्केट किए हुए थे कि भाई इतनी ज़्यादा कमी थी पानी की, आज के 500 सालों में लगभग 1540 में इतना गजब का ड्रॉट पहली बार पड़ा है। 1540 के बाद में अभी पिछले 500 सालों में आप देख लो। ठीक है, तो वहाँ पर एक हंगर स्टोन डिमार्केटेड थे, वो हंगर स्टोन्स जो हैं वो री इमर्ज हो रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, पानी में डूब गए तो नॉर्मल पानी का लेवल था, अब पानी का लेवल नीचे जा रहा है तो पत्थर तो निकलेंगे ही। तो वो पत्थर थे जो कि आज के 500 सालों पहले देखे गए थे, अब तक नहीं पानी में डूबे हुए रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में गजब का ड्रॉट की सिचुएशन चल रही है वहाँ पर। इसके अलावा ऐसी परिस्थिति पिछले 500 सालों में पहली बार देखी गई है यूरोप में। अच्छा, पानी की कमी ही नहीं, हीट वेव भी वहाँ पर आई है, गजब की लुएं चली हैं जो हम यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी हाल रहा खराब। अब इसका नुकसान क्या है? एक तो ट्रांसपोर्ट पे तो असर पड़ेगा ही, सीधी सी बात है, वहाँ पर वाटरवेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे राइन, पो, डेन्यूबे, ये बहुत ज़्यादा बिजी वाटरवेज में से हैं वर्ल्ड के में से। ठीक है, एक देख सकते हो इसका फिर कैस्केडिंग इफेक्ट पावर प्रोडक्शन पर भी देखने को मिलता है। कैसे? भाई सीधी सी बात है, कोल माइन से कोल निकाल करके शिप्स के थ्रू पावर प्लांट तक पहुंचाया जाता है, और वहां पर कोल पहुंचेगा ही नहीं अगर शिप्स नहीं चलेंगे, तो फिर वहां पर पावर प्रोडक्शन कम आएगा कि नहीं? पावर प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन वॉर के बाद में पहले ही एनर्जी क्राइसिस में चल रहा है यूरोप, अब रही सही में वो क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी वो भी अंडर थ्रेट है। सीधी सी बात है, यूक्रेन, रशिया, ये कहीं ना कहीं गेहूं और इनकी सप्लाई प्रॉपर कर देते थे, एक तो वो हो गया, और दूसरा खुद का प्रोडक्शन भी तो करते थे, वो भी गया। इसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी प्रॉपर इंश्योर नहीं हो पा रही, उसको भी कम करना पड़ रहा है कुछ एरियाज में। तो ऐसी परिस्थितियां भी यूरोप में देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा ऐसा हाल केवल यूरोप में नहीं है, चाइना और यूएसए भी इसी तरीके की सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। चाइना की सबसे बड़ी रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर यांगटीज, इस रिवर में भी ड्रॉट्स की वजह से वाटर लेवल लगातार ड्रॉप कर रहा है। इवन चाइना की 2 बड़ी फ्रेश वाटर लेक्स, जिनका नाम है यहाँ पर देख सकते हो पोयांग और डोंगटिंग, यहाँ पर भी आप देख लो लोवेस्ट लेवल पे पहुँच गया है। इनमें भी पानी का जो लेवल है वो 1951 के बाद से अभी तक का हाल खराब है। फिर आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का इशू तो ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं, यूरोप में ये चल ही रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी लगभग 40% ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो ड्रॉट कंडीशन का सामना कर रहा है। लगभग 130 मिलियन, 13 करोड़ लोग जो हैं वो ड्रॉट्स के शिकार हो रहे हैं, अगर हम बात करें यूएसए में। तो ऐसी परिस्थितियां पूरी दुनिया में फैल रही हैं। इसके आगे देखें, यूके की बात करो,
1935 के बाद में इतना ज़्यादा ड्राई स्पेल नहीं आया जुलाई में जितना अब की बार देखने को मिला, और गर्मी भी 40-41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक पहुंच गया था। इसके अलावा देख सकते हो स्विट्जरलैंड का 90% एरिया, फ्रांस का स्विट्जरलैंड का 90%, जर्मनी का लगभग 83%, इटली का 75%, ये एग्रीकल्चरल ड्रॉट का सामना कर रहे हैं। कुल मिलाकर के क्राइसिस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है अगर हम रेनफॉल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। नेक्स्ट है, देखो केरला गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्ट डेवलप करवाया जा रहा है। पोर्ट का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, अडानी ग्रुप के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। विंजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट, केरला की कैपिटल थिरुवनंतपुरम में ये डेवलप किया जा रहा है। तो वहाँ पर जो फिशर फॉक्स हैं, मतलब वहाँ के जो फिशरमैन हैं, उनका जो पूरा कुनबा है वो ऑब्जेक्शन कर रहा है इस पोर्ट को लेकर के। बोले इस पोर्ट के कंस्ट्रक्शन को हम नहीं होने देंगे। अब इनकी डिमांड्स क्या है फिशर फॉक्स की? सबसे पहली डिमांड तो ये है कि बोले इसके कंस्ट्रक्शन में 7,525 करोड़ रुपए तक की लागत आएगी इस पोर्ट को डेवलप करने में। बोले इस पोर्ट के डेवलपमेंट को बंद करो। और क्या कहा कि एक प्रॉपर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी होनी चाहिए कि आप ये जो बना रहे हो पोर्ट, इसका क्या असर पड़ेगा आसपास के एरिया में रहने वाले लोगों की लाइवलीहुड पर और वहाँ के लोगों, वहाँ के एनवायरनमेंट पर। तो बोले इस प्रोजेक्ट को बंद करो। एक तो ये सबसे बड़ी डिमांड है। इसके अलावा 6 और डिमांड रखी गई है इन फिशर फ्लॉक्स के द्वारा। वो ये क्या है? सबसे पहली तो कि जो फैमिलीज इस पोर्ट के डेवलपमेंट से मतलब जिनकी घर हैं या फिर उनका रहने का जो सेटलमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, उनको रिहेबिलिटेट करो, रहने की व्यवस्था बताओ, कितना खर्चा उठाओगे। दूसरा कि कोस्टल इरोजन हो रहा है, उसके लिए मिटिगेशन, उसके लिए आप कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाओ जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कोस्टल एरिया में आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है और सी एग्रेशन देखने को मिल रहा है अभी। अब एग्रेशन होगा तो कोस्टल एरिया तो सबसे पहले डूबेगा, तो उसकी वजह से कोस्टल इरोजन 2015 से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। केरला कोस्ट की अगर बात करें तो बोलो उसको भी रोकने की व्यवस्था करो। तीसरा कि फिशर फॉक्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। कैसे? कि जब कभी भी मान लो कि कोई तूफान आ रहा है या कोई वेदर वार्निंग आनी है, वो टाइम पे आप डेवलप करो, ठीक है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दो साथ में, जो भी उनके घरों में इनमें नुकसान हो जाता है। चौथा इनकी डिमांड आ रही है कि वो फैमिलीज जिनके मेन कहते हैं ना कि फिशिंग के टाइम पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो बोलो उनको कंपनसेशन दो। पांचवी इनकी डिमांड आ रही है कि केरोसिन में सब्सिडी दो। और छठी इनकी डिमांड आ रही है कि जो मुथल्लापोजी फिशिंग हार्बर है उसकी ड्रेजिंग की जाए। ड्रेजिंग का मतलब हो गया नीचे से जो बॉटम में जो इकट्ठा हो जाता है ना सिल्ट, उसको क्लियर कराओ जिससे कि पानी और ज़्यादा डीप क्रिएट हो सके। तो कुल मिलाकर के बात क्या है कि 6 तो ये डिमांड हो गई, और 7वीं डिमांड सबसे बड़ी कि पोर्ट को डेवलप मत करो जो नया कर रहे हो, और अगर करना चाहते हो तो इसका एक प्रॉपर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी होनी चाहिए कि कितना इसका असर पड़ेगा यहाँ पर रहने वाले लोगों पर, इकोलॉजी पर, तब जाकर के बोला हम आगे काम करेंगे। अब गवर्नमेंट ने देखो 2 बातें मानने से मना कर दी। कौन सी? एक तो पोर्ट के कंस्ट्रक्शन को बोला हम कैसे रोक दें, केरला के डेवलपमेंट की बात है, और दूसरा केरोसिन सब्सिडी के लिए मना कर दिया। और बाकी बची हुई जो 5 डिमांड्स हैं उनको मानने के लिए गवर्नमेंट रेडी है, पर वहाँ पर जो लोग हैं वो बिल्कुल अपनी तरफ से एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल तैनात है। ये देखो आप इमेज देख सकते हो, इसको इस मूवमेंट को लीड किया जा रहा है कैथोलिक चर्च के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा, कि भाई कैसे भी करके डेवलपमेंट की वजह से लोगों की लाइवलीहुड कॉम्प्रोमाइज हो रही है, डेवलपमेंट कुछ और लोग कर ले जाएंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आपके सामने 2 एग्जाम्पल हैं। एक तो ट्राइबल कम्युनिटी गुजरात के द्वारा परतापी प्रोजेक्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्शन किया गया, और एक ये कोस्टल जो ये पोर्ट डेवलपमेंट किया जा रहा है केरला में उसका ऑब्जेक्शन। इसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन आ रहा है। कम्युनिटी अपनी तरफ से एनवायरनमेंट को 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना चाहती। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, आप 12th की जो 2nd वाली बुक है, ठीक है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस या सिंस इंडिपेंडेंस समथिंग नाम है, एनसीईआरटी की बुक, उसमें एक चैप्टर है इन मूवमेंट से रिलेटेड ही, वो चैप्टर आप जरूर पढ़ोगे, ठीक है। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि लोगों की अवेयरनेस कितनी जरूरी है। देखो यहाँ पर केरला में 2017 में ओखी साइक्लोन आया था, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और लोगों की कोविड-19 की वजह से भी जिंदगियां बहुत ज़्यादा मुश्किलों वाली हो गई। तो ऐसी परिस्थितियों में कॉम्पनसेशन की डिमांड ये लगातार कर रहे हैं। तो बोला आप डेवलपमेंट के नाम पर हमारी ज़िंदगी क्यों दाव पे लगा देते हो। दूसरा, जो ऑलरेडी हम क्राइसिस झेल रहे हैं उस क्राइसिस को हमें हैंडल करने की क्षमता दो, भाई फाइनेंशियल असिस्टेंस दो।
इसके अलावा 2019 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई बेस्ड ये इंस्टीट्यूशन है, इसने अपनी एनुअल शोर लाइन मॉनिटरिंग रिपोर्ट रिलीज की थी। क्या बताया इसमें कि बोला केरला में 2015 से अभी तक लगातार जो कोस्टल लाइन है वो इरोड होती चली जा रही है, क्योंकि सी लेवल तो राइज होगा भैया, सीधी सी बात है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ओशंस में पहुंचेगा, ग्लेशियर्स की बर्फ वो मेल्ट होगी, तो सी लेवल तो राइज होगा, और जितना सी लेवल राइज होगा, जितना टेम्परेचर राइज होगा, उतना ही एग्रेशन दिखाएगा कौन, सी वाटर। तो उसकी वजह से तो कोस्टल एरिया में इरोजन होगा। तो ये जो परिस्थितियां, इनको देखने वाली बात है। दूसरी चीज, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें अडानी ग्रुप तो देखो लगभग 2554 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। बचा हुआ जो पैसा है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसलिए लोगों का ये सोचना है कि भाई गवर्नमेंट के पास में इतने ही रुपए है तो हमें भी कॉम्पनसेट कर दो भाई, हमें भी इतनी परेशानियां हो रही है। तो इस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं। अभी आगे चलते हैं। अब जो अभी हमने ड्रॉट्स वाला जो आर्टिकल डिस्कस किया ना, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, जिसमें जो भी यूरोप की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है, तो मैं शेयर कर दूंगा, वो देख लेना आप, ठीक है। फिर हम आ गए वर्ल्ड पेज पे। देखो श्रीलंका ने अपनी तरफ से एक अनाउंसमेंट किया है कि जो एंटी टेरर लॉ है, जो कि 1979 से स्टार्ट अभी तक भी काम कर रहा है, जो कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया श्रीलंकन मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के द्वारा, अब उसको रिप्लेस करके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया जाएगा। ये अनाउंसमेंट किया है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। ये जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है, ये 1979 से चल रहा है, जब से श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी ऑटोनॉमी की डिमांड की है जाफना वाले रीजन में। अब सवाल ये कि अब क्यों राजी हो रहा है श्रीलंका। देखो यूएस और यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रेशर आ रहा है लगातार, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का मुद्दा रहता है ना, तो उसकी वजह से काउंटर टेररिज्म लॉ को रिप्लेस करके नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाया जाएगा, जो कि थोड़ा सा कम रेडिकल होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे आ रही है। आगे चलते हैं। फिर इकोनॉमी पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ है, MPEDA मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये देखो 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, तो ऐसे में आपको इस MPEDA के बारे में पढ़ लेना है, ओके, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आगे लेबर मीट, जो लेबर कोड है, 4 लेबर कोड, उनके ऊपर डिस्कशन होगा, जिसमें स्टेट्स का भी पार्टिसिपेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आएंगे तिरुपति में। अब कुल मिलाकर के हमारे लिए क्या टास्क है वो आप समझ गए होंगे क्या करना है। जो लेबर कोड्स हैं उनसे रिलेटेड यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट बना हुआ उसको रिवाइज कर लो, या फिर नोट मेकिंग कर लो गूगल करके। बस इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।